13वीं सदी की शुरुआत है। उत्तर भारत में एक नई ताकत तुर्क उभर रहे हैं। पंजाब और मुल्तान से आगे गंगा घाटी, बंगाल, हर तरफ उनका असर फैल रहा है। हाँ, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। बाहर से हमलों का डर, अंदर सत्ता के लिए खींचतान और राजपूत राजाओं का विरोध तो था ही। बिल्कुल। आज हम इसी दौर को थोड़ा गहराई से समझेंगे। दिल्ली सल्तनत का वो शुरुआती दौर जिसे मामलुक या फिर जैसा कि कुछ लोग कहते हैं गुलाम वंश का दौर भी कहा जाता है। मतलब करीब 1200 से 1290 ईस्वी तक का समय। हाँ, ये सचमुच एक उथल-पुथल वाला दौर था। आज हम बात करेंगे कि दिल्ली सल्तनत की नींव कैसे पड़ी, कैसे वो मजबूत हुई, खासकर कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रज़िया सुल्ताना और बलबन जैसे सुल्तानों के समय में। और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने किन चुनौतियों का सामना किया, है ना? जैसे अंदरूनी झगड़े और वो मंगोलों का खतरा। कुछ ऐतिहासिक दस्तावेजों पर आधारित है। कोशिश रहेगी कि ये समझें कि कैसे इन शुरुआती सुल्तानों ने बिखरी हुई ताकतों के बीच एक मजबूत सल्तनत की नींव रखी, उसे संभाला और बाहरी खतरों से बचाया। ये दौर क्यों इतना अहम था? तो चलिए शुरू करते हैं। मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी के बाद उनके भारतीय इलाकों का क्या हुआ? देखिए, गौरी की मौत के बाद 1206 में उनके एक तुर्क गुलाम थे बहुत वफादार, कुतुबुद्दीन ऐबक। उन्होंने ही भारतीय प्रदेशों की कमान संभाली। अच्छा। ऐबक ने राजधानी लाहौर को बनाया, दिल्ली को नहीं। और एक बहुत जरूरी बात यह हुई कि उसने गजनी से, मतलब मध्य एशिया से, दिल्ली सल्तनत का रिश्ता करीब करीब तोड़ दिया। यल्दूज का दावा खारिज कर दिया। इसका क्या फायदा हुआ? फायदा ये हुआ कि सल्तनत अब मध्य एशिया की राजनीति से काफी हद तक आजाद हो गई। वो भारत में अपनी जड़ें जमा सकी, उधर के झगड़ों से बचकर। लेकिन ऐबक का शासन तो ज्यादा लंबा नहीं चला, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, सिर्फ 4 साल। 1210 में लाहौर में वो चौगान खेल रहे थे, आज के पोलो जैसा खेल, और घोड़े से गिर गए। वहीं उनकी मौत हो गई अचानक। ओह, तो ऐबक की मौत के बाद कौन आया गद्दी पर? आसानी से हो गया सब? नहीं, आसानी से कहाँ। पहले तो ऐबक के बेटे आराम शाह को बिठा दिया गया, लेकिन वो उतने अनुभवी नहीं थे। तो तुर्क सरदारों ने जल्दी ही ऐबक के दामाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश, जो उस वक्त बदायूं के गवर्नर थे, उन्हें दिल्ली बुलाकर सुल्तान बना दिया। यानी ऐबक के बेटे को हटाना पड़ा? हाँ, इल्तुतमिश को आराम शाह को हटाना पड़ा। तो यहीं से मतलब गद्दी के लिए सिर्फ खून का रिश्ता नहीं, बल्कि ताकत और काबिलियत ज्यादा जरूरी हो गई। और इसीलिए कई इतिहासकार इल्तुतमिश को ही दिल्ली सल्तनत का असली संस्थापक मानते हैं। असली संस्थापक? हाँ। अच्छा, ऐसा क्यों? उनके सामने क्या खास चुनौतियां थीं उस वक्त? सरदार आजाद हो गए थे। उधर सिंध और मुल्तान पर कुबाचा का कब्जा था, वो भी एक ताकतवर गुलाम सरदार था। और पूर्वी राजस्थान में राजपूत राजाओं ने तुर्कों को खदेड़ दिया था। दिल्ली के आसपास के सरदार भी कह सकते हैं हिचकिचा रहे थे। इल्तुतमिश को इन सब से निपटना था। और इसी बीच वो उत्तर पश्चिम से मंगोलों का भयानक खतरा भी तो आ गया था, चंगेज खान। बिल्कुल, ये इल्तुतमिश के लिए सबसे बड़ी कह सकते हैं परीक्षा थी। 1221 में चंगेज खान ख्वारिज्म साम्राज्य को रौंदता हुआ सिंधु नदी तक पहुंच गया। बाप रे। हाँ, और ख्वारिज्म शाह का बेटा जलालुद्दीन मंगबरनी भागकर पंजाब आया और उसने इल्तुतमिश से पनाह मांगी। चंगेज खान ठीक उसके पीछे था। तो इल्तुतमिश ने क्या किया? ये तो बहुत ही नाजुक स्थिति थी। बहुत ज्यादा। लेकिन यहाँ इल्तुतमिश ने गजब की कूटनीति दिखाई। उसने जलालुद्दीन को शरण देने से बहुत विनम्रता से मना कर दिया। मना कर दिया? क्यों? शायद उसने सोचा कि चंगेज खान जैसे तूफान से सीधा टकराना अभी जो नई नई सल्तनत बनी है उसके लिए खुदकुशी जैसा होगा। समझदारी दिखाई। तो इसका नतीजा क्या हुआ फिर? नतीजा ये हुआ कि भारत उस वक्त मंगोलों की सीधी तबारी से बच गया। चंगेज खान सिंधु नदी से ही वापस लौट गया। सोचिए, अगर वो भारत में घुस आता तो शायद दिल्ली सल्तनत बनी नहीं पाती। सही बात है। बाद में जब मंगोल मध्य एशिया में उलझ गए, तब इल्तुतमिश ने पहले कुबाचा को हराया, सिंध और मुल्तान पर कब्जा किया, फिर लाहौर को भी अपने कंट्रोल में ले लिया। इस तरह उसने सल्तनत की पश्चिमी सीमा को काफी हद तक सुरक्षित कर लिया, मंगोलों के खिलाफ एक मजबूत लाइन बना दी। अच्छा, पश्चिमी सीमा सुरक्षित करने के बाद इल्तुतमिश ने सल्तनत को और कैसे मजबूत किया? फिर उसने पूरब का रुख किया। बंगाल और बिहार में जो शासक एवाज आजाद हो गया था उसे हराया। हालांकि बंगाल पर कंट्रोल रखना हमेशा एक मुश्किल काम रहा। पश्चिम में उसने राजपूतों से ग्वालियर और बयाना जैसे अहम इलाके छीने।
रणथंबोर और जालोर जैसे मजबूत किलों पर भी हमले किए, पर वहां मिली-जुली कामयाबी मिली। गुजरात के चालुक्यों के खिलाफ उसका अभियान वो नाकाम रहा, लेकिन कुल मिलाकर उसने सल्तनत के बिखरे हुए हिस्सों को जोड़ने की बहुत कोशिश की। इल्तुतमिश के बाद उत्तराधिकार का मामला, मैंने पढ़ा है कि उसने अपने बेटों के बजाय अपनी बेटी रजिया को चुना था। ये कैसे हुआ? ये तो जमाने के हिसाब से बहुत ही अलग बात लगती है। हाँ, ये वाकई एक असाधारण फैसला था। हालांकि ऐसा नहीं कि इस्लामी दुनिया में पहले रानियों ने राज नहीं किया था, ईरान और मिस्र में उदाहरण मिलते हैं, लेकिन दिल्ली सल्तनत जैसी नई फौजी मिजाज वाली सल्तनत, जहां तुर्क अमीरों का इतना दबदबा था, वहां एक औरत को वारिस चुनना ये बहुत बड़ी बात थी। पर उसने ऐसा क्यों किया? इल्तुतमिश को लगता था कि उसके बेटे इस बड़ी जिम्मेदारी के लायक नहीं है, रजिया ज्यादा काबिल थी। लेकिन इस फैसले ने सीधे सीधे सुल्तान और जो ताकतवर तुर्क सरदार थे उनके बीच सत्ता के संघर्ष को हवा दे दी। ये ताकतवर तुर्क सरदार, आप चहलगानी की बात कर रही हैं? हाँ, बिल्कुल। ये वो वफादार और काबिल गुलाम सरदार थे जिन्हें इल्तुतमिश ने खुद बड़े ओहदों तक पहुंचाया था। उन्हें अक्सर 40 या चहलगानी कहा जाता था। माना जाता है कि ये कोई 40 सरदारों का एक गुट था। ये इल्तुतमिश के तो वफादार थे, लेकिन उसकी बेटी का हुक्म मानने को आसानी से तैयार नहीं थे। तो फिर रजिया का शासन कैसा रहा? उसने इन चुनौतियों का सामना कैसे किया? रजिया बेचारी सिर्फ 3 साल ही ठीक से राज कर पाई, 1236 से 1239 तक। लेकिन कम समय में भी उसने अपनी छाप छोड़ी। उसने मर्दों वाले कपड़े पहनने शुरू किए, पर्दा छोड़ दिया, हाथी पर सवार होकर लोगों के बीच जाती थी, दरबार खुद चलाती थी, यहाँ तक कि फौज की कमान भी संभालती थी। अच्छा। और इसने सिर्फ तुर्कों को ही नहीं, बल्कि गैर तुर्कों को भी अहमियत दी। जैसे एक अबिसिनियाई सरदार थे, जमालुद्दीन याकूत, उन्हें शाही अस्तबल का मुखिया अमीर आखूर बना दिया, जो एक बहुत बड़ा पद था। तो तुर्क सरदारों को ये सब पसंद नहीं आया होगा? बिल्कुल नहीं। ये सब गवारा नहीं हुआ। उन्होंने रजिया पर इल्जाम लगाया कि वो औरतों वाली शराफत तोड़ रही है, और याकूत के साथ उसकी नजदीकी पर भी सवाल उठाए। हालांकि उस जमाने के जो लेखक हैं, उन्होंने किसी निजी रिश्ते का जिक्र नहीं किया है। असल मुद्दा शायद ये था कि तुर्क सरदार एक औरत की हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, और ऊपर से गैर तुर्कों का असर बढ़ रहा था, ये भी उन्हें पसंद नहीं था। फिर रजिया का अंत कैसे हुआ? सरदारों ने बगावत कर दी, पहले लाहौर में, फिर सरहिंद तबरहिंदा में। जब रजिया सरहिंद के बागी गवर्नर अल्तुनिया को दबाने गई, तो दिल्ली में उसके खिलाफ साजिश हो गई। याकूत को मार दिया गया और रजिया को पकड़कर कैद कर लिया गया। ओहो। कैद से निकलने के लिए रजिया ने हालात देखकर उसी बागी गवर्नर अल्तुनिया से शादी कर ली। फिर दोनों ने मिलकर दिल्ली पर दोबारा कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन वो हार गए और भागते हुए रास्ते में ही डाकुओं ने उनकी हत्या कर दी। रजिया के बाद तो काफी उथल-पुथल रही होगी सल्तनत ने। फिर बलबन का दौर कैसे आया? वो भी तो उन्हीं चहलगानी सरदारों में से एक था, है ना? हाँ, बिल्कुल। रजिया के बाद कुछ कमजोर सुल्तान आए और तकरीबन 6 साल तक गड़बड़ी चलती रही। इसी दौरान उन्हीं चहलगानी सरदारों में से एक, गयासुद्दीन बलबन, जिसका असली नाम उलुग खान था, वो धीरे धीरे सबसे ताकतवर बन गया। अच्छा। वो पहले सुल्तान नसरुद्दीन महमूद, जो इल्तुतमिश का पोता था, उसके नायब यानी डिप्यूटी के तौर पर काम करता रहा, तकरीबन 20 साल, 1240 से 65 तक। असल ताकत उसी के हाथ में थी, सुल्तान तो बस नाम का था। हाँ, बीच में एक वक्त ऐसा भी आया जब एक भारतीय मुसलमान सरदार इमादुद्दीन रेहान ने उसे कुछ समय के लिए हटवा दिया था, लेकिन बलबन ने वापसी की और आखिरकार 1265 में जब सुल्तान नसरुद्दीन महमूद की मौत हुई तो वो खुद गद्दी पर बैठ गया। सुल्तान बनने के बाद बलबन का खास मकसद क्या था? बलबन का सिर्फ एक मकसद था, सुल्तान के पद की जो इज्जत और ताकत कम हो गई थी उसे वापस लाना। उसे उन चहलगानी सरदारों की हेखड़ी खत्म करनी थी जो खुद को सुल्तान के बराबर समझने लगे थे। और दूसरा बड़ा खतरा था मंगोलों का, उससे भी निपटना था। इसके लिए उसने राजशाही का एक नया बहुत सख्त सिद्धांत बनाया। कैसा सिद्धांत? बलबन ने कहा कि सुल्तान जो है वो पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, मतलब नियाबत खुदाई, और उसका दर्जा पैगंबर के बाद आता है। ओह। हाँ, और उसने खुद को ईरान के एक पुराने महान योद्धा अफरासियाब का वंशज बताया, ताकि ये साबित हो कि वो ऊंचे खानदान का है और हुकूमत करना उसी का हक है। अच्छा, यानी खानदान पर बहुत जोर दिया उसने। बहुत ज्यादा।
उसने गैर तुर्कों को, खासकर भारतीय मुसलमानों को, बड़े सरकारी ओहदों से दूर रखा। उसका मानना था कि हुकूमत करना सिर्फ ऊंचे खानदान वाले तुर्कों का काम है। बर्नी तो यहाँ तक लिखता है कि वो निचले कुल के लोगों को देखकर गुस्से से भर जाता था। हालांकि ये हो सकता है ये बात थोड़ी बढ़ा चढ़ाकर कही गई हो। अच्छा, तो इस सिद्धांत को लागू करने और अपनी ताकत जमाने के लिए उसने क्या तरीके अपनाए, मतलब क्या ठोस कदम उठाए? कई सख्त कदम उठाए। सबसे पहले तो उसने चहलगानी सरदारों की ताकत तोड़ी। जो उसके पुराने साथी थे उन्हीं को रास्ते से हटाया, क्योंकि वो उन्हें खतरा मानता था। उसने एक बहुत ही बेहतरीन जासूसों का जाल बिछाया। ये जासूस उसे अमीरों की हर छोटी बड़ी हरकत की खबर देते थे। उसने अपनी फौज को मजबूत किया। जो पुरानी या कमजोर सैनिक थे उन्हें पेंशन देकर रिटायर किया। सैन्य विभाग दीवाने अर्ज को दोबारा ठीक किया। और न्याय के मामले में कैसा था? न्याय के मामले में बहुत कठोर, बहुत सख्त। उसने अपने एक करीबी रिश्तेदार को, जो अवध का गवर्नर था, उसे क्रूरता के लिए सरेआम भयानक सजा दी थी, मिसाल कायम करने के लिए। अच्छा। हाँ, और उसने दरबार में ईरानी रस्में शुरू की, जैसे सिजदा यानी घुटनों के बल झुकना, और पायबोस यानी सुल्तान के कदम चूमना। ये सब सुल्तान का दबदबा बढ़ाने के लिए था। दरबार में हंसी मजाक एकदम बंद करवा दिया। खुद भी हमेशा बहुत गंभीर रहता था। और दिल्ली के आसपास जो कानून व्यवस्था की हालत खराब थी, उसके लिए क्या किया? हाँ, दिल्ली के आसपास गंगा, यमुना, दोआब और अवध में डाकुओं और बागी जमींदारों का बहुत जोर था। बलबन ने यहाँ लौह और रक्त की नीति अपनाई, मतलब बहुत सख्ती बढ़ती। लोह और रक्त? हाँ, जंगलों को कटवाकर साफ करवाया, बागियों और डाकुओं को बेरहमी से खत्म किया, सड़कों को सुरक्षित बनाने के लिए जगह जगह मजबूत चौकियां बनाई, जिन्हें थाना कहते थे, और उनमें अफगान सैनिकों को बसाया। उधर कटेहर यानी आज का रुहेलखंड, वहां भी विद्रोह हुआ था, उसे भी इसी तरह कुचला। उसके तरीके बेशक बहुत क्रूर थे, लेकिन इसमें शक नहीं कि इनसे सल्तनत में अमन कानून कायम हुआ और सुल्तान का खौफ बैठ गया। तो हम कह सकते हैं कि बलबन ने सल्तनत को एक तरह से स्थायी रूप दिया। हाँ, बलबन को दिल्ली सल्तनत के बड़े निर्माताओं में गिना जाता है। बिल्कुल, उसने बिखरी हुई सल्तनत को एक मजबूत केंद्रीय शासन दिया, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उसकी नीति की एक कमी भी थी। वो क्या? उसने सारी ताकत सिर्फ तुर्क अमीरों के हाथ में रखी। इससे भारतीय मुसलमान और दूसरे जो गुट थे वो अलग थलग महसूस करने लगे। उन्हें लगा कि सल्तनत में उनकी कोई जगह नहीं है। अच्छा, आप जरा फिर से मंगोल खतरे पर आते हैं। बलबन के समय इस मोर्चे पर क्या हाल था? खतरा बना हुआ था? खतरा तो लगातार बना हुआ था। उत्तर पश्चिमी सीमा तो हमेशा से ही कह सकते हैं भारत के लिए सिरदर्द रही है। 1241 में मंगोलों ने लाहौर को बुरी तरह लूटा था। फिर 1245 में मुल्तान और उच्च पर भी हमला किया था। वैसे इन हमलों का एक नतीजा ये भी हुआ कि मध्य एशिया और ईरान से बहुत से विद्वान, सूफी संत, कारीगर ये सब भागकर दिल्ली आ गए। इससे दिल्ली एक बड़ा सांस्कृतिक केंद्र बन गया। लेकिन हाँ, खतरा बहुत बड़ा था और बलबन ने इसे बहुत गंभीरता से लिया। तो उसने क्या रणनीति अपनाई मंगोलों से निपटने के लिए? उसने सीमा पर जो पुराने किले थे, जैसे तबरहिंदा, सुनाम, समाना, इनकी मरम्मत करवाई, वहां मजबूत सेनाएं तैनात की, और वो खुद मंगोलों पर नजर रखने के लिए शायद ही कभी दिल्ली से ज्यादा दूर गया हो, हमेशा चौकन्ना रहता था। कूटनीति का भी इस्तेमाल किया? हाँ, कूटनीति का भी सहारा लिया। ईरान का जो मंगोल शासक था हलाकू खान, उसके साथ उसने दोस्ताना ताल्लुकात बनाए। हलाकू का एक दूत दिल्ली दरबार में आया भी था, जिसका बलबन ने बड़ा स्वागत किया। लेकिन फिर भी लड़ाइयां होती रहीं? हाँ, सीमा पर छोटी मोटी झड़पें चलती रहती थीं। और इसी तरह की एक मुठभेड़ में 1286 में ब्यास नदी के पास मंगोलों से लड़ते हुए बलबन का सबसे काबिल बेटा शहजादा मोहम्मद मारा गया। ओहो, ये तो बहुत बड़ा झटका लगा होगा बलबन को। बहुत बड़ा सदमा था। कहते हैं कि इसी गम में वो ज्यादा जी नहीं पाया और अगले ही साल उसकी मौत हो गई। और ये मंगोल खतरा बलबन के बाद भी खत्म नहीं हुआ। बाद में दवा खान जैसे मंगोल नेताओं ने अलाउद्दीन खिलजी के समय तक बड़े बड़े हमले किए। तो इस लगातार खतरे ने सल्तनत की नीतियों को हमेशा प्रभावित किया। मंगोलों के अलावा सल्तनत के अंदर भी तो लगातार विद्रोह होते रहते थे, है ना? बिल्कुल, ये सल्तनत के लिए दोहरी चुनौती थी। बाहर से मंगोल और अंदर से बागी। और ये बागी भी कई तरह के थे। जैसे? कुछ तो सल्तनत के ही बड़े मुस्लिम सरदार थे, खासकर दूर के सूबों के गवर्नर। वो मौका देखते ही आजाद होने की कोशिश करते थे।
जैसे बंगाल का गवर्नर था तुगरिल, उसने बलबन के खिलाफ बगावत कर दी। अच्छा, फिर बलबन ने क्या किया? बलबन खुद एक बड़ी फौज लेकर बंगाल गया। 3 साल लग गए उस बगावत को कुचलने में, और फिर उसने तुगरिल और उसके साथियों को ऐसी भयानक सजा दी कि मिसाल बन गई। लेकिन मजे की बात यह कि बलबन की मौत के फौरन बाद बंगाल फिर आजाद हो गया। यानी दूर के इलाकों पर कंट्रोल रखना मुश्किल था। और राजपूत राजाओं और जमींदारों का क्या रवैया था? राजपूत राजा और स्थानीय जमींदार वो भी लगातार तुर्कों के शासन का विरोध कर रहे थे। वो अपनी खोई हुई जमीन और आजादी वापस चाहते थे। इल्तुतमिश ने रणथंबोर, जलौर, ग्वालियर जैसी जगहों पर कब्जा तो किया था, लेकिन उसकी मौत के बाद इनमें से कई इलाके फिर हाथ से निकल गए। तो बलबन ने उनके खिलाफ क्या किया? बलबन ने अपना ध्यान ज्यादातर दिल्ली के पास के मेवात इलाके पर लगाया। वहां के मेवाती राजपूत काफी ताकतवर थे और लूटमार करते थे। बलबन ने उनका भी बहुत बेरहमी से दमन किया, लेकिन राजस्थान और मध्य भारत के बड़े हिस्सों पर सल्तनत का कंट्रोल बस नाम का ही था। तुर्कों और राजपूतों के बीच ये लड़ाई लगातार चलती रही। तो कुल मिलाकर ये जो 13वीं सदी थी, इसमें सल्तनत का विस्तार और उस पर कंट्रोल बनाए रखना ये एक बहुत धीमी, खूनी और मुश्किल प्रक्रिया थी। सुल्तानों को लगातार बाहर के हमलों और अंदर की बगावतों दोनों से जूझना पड़ा। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो कह सकते हैं कि 13वीं सदी दिल्ली सल्तनत की नींव रखने और उसे किसी तरह मजबूत करने का दौर था। इल्तुतमिश ने उसे एक शक्ल दी, रजिया ने कुछ अलग करने की कोशिश की पर कामयाब नहीं हुई, और फिर बलबन ने आकर सुल्तान की ताकत को दोबारा बहुत मजबूत किया। हाँ, और इस पूरे दौर में जो मुख्य बातें रही वो थी एक मजबूत केंद्रीय सत्ता बनाने की कोशिश, ताकतवर सरदारों को काबू में रखना, अंदरूनी विद्रोहों को दबाना और सबसे बढ़कर मंगोलों के लगातार हमलों का सामना करना। सही काम। और इस दौर से हमें यह समझ आता है कि इतनी सारी मुश्किलों और चुनौतियों के बावजूद उत्तर भारत में एक नई सल्तनत ने अपनी जड़ें जमा ली। हाँ। और इस सल्तनत ने आगे चलकर भारतीय इतिहास पर बहुत गहरा असर डाला। बिल्कुल। सुल्तान की केंद्रीय सत्ता और जो क्षेत्रीय ताकतें थीं, चाहे वो तुर्क सरदार हों या राजपूत राजा, उनके बीच का जो तनाव है वो इस सदी की कहानी का एक बहुत अहम हिस्सा है। आखिर में एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। जैसे आपने बताया कि बलबन ने सुल्तान की ताकत बढ़ाने के लिए सत्ता को सिर्फ ऊंचे खानदान वाले तुर्कों तक ही सीमित कर दिया और बाकी गुटों को, जैसे भारतीय मुसलमानों को, बाहर रखा। तो क्या ये नीति, जो शायद उस वक्त जरूरी लगी हो, लंबे समय में सल्तनत के अंदर ही असंतोष और भविष्य में होने वाली अस्थिरता का कारण बनी? इस पर सोचना दिलचस्प होगा। हाँ, ये सोचने वाली बात है। बेशक उसने सल्तनत को उस वक्त मजबूती दी, लेकिन क्या उसने भविष्य के लिए कुछ समस्याएं भी खड़ी कर दी? ये एक अहम सवाल है।